दोस्तों, मैं अश्विन पटेल, डेप्यूटी जनरल मैनेजर सेफ्टी। आज हम फायर के बारे में ट्रेनिंग लेंगे। दोस्तों, फायर एक ऐसा एजार्ड है कि हर कंपनी को, हर घर को नुकसान पहुंचाता है। फायर क्या चीज़ है, फायर के कितने प्रकार होते हैं, फायर को कैसे बुझा सकते हैं, फायर के लिए एक्सटिंग्विशर कौन सा होता है, ये सारी चीज़ के बारे में हमें जानना जरूरी है। क्योंकि अगर फायर के बारे में अगर हम पूरी जानकारी लेंगे तो हम आसानी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, आप ध्यान से इस ट्रेनिंग को समझिए और जहाँ पर ज़रूरत लगे तो आप अपना ज्ञान का उपयोग अवश्य करिए। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए कि फायर जो है उसका कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं जानते हैं तो छोटी सी चिंगारी बड़ी आग में परिवर्तित होती है। इसलिए पहले से उसकी जानकारी लेना आवश्यक है। एक बात समझ लीजिए, आग को कंट्रोल करना मतलब समन करना। आग जो है उसको अग्निदेव बोलते हैं। अग्निदेव के साथ कभी भी फाइटिंग नहीं किया जाता, उसको प्रेम से समन किया जाता है। इसलिए कभी भी बोलना नहीं है कि आग को फायर फाइटिंग करते हैं। फायर फाइटिंग मतलब कि किसी देव के साथ लड़ना है। अगर आप वो उद्देश्य से लड़ोगे तो कभी भी आग को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए उसको अच्छी तरह से समन कीजिए। आग जो है वो रासायनिक प्रकृति है। दहनशील पदार्थ पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पर्याप्त ऊष्मा मिलती है तब श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हो। जब संपर्क में आता है तो आग पैदा होती है। मतलब कि फ्यूल, ऑक्सीजन और गर्मी तीनों चीज जब मिलती है तब आग लगती है। तो आग के लिए 3 घटक बहुत जरूरी हैं। फायर का साइंस समझ लीजिए कि जब फायर लगती है तो पहले स्मोक निकलता है, फिर फ्लेम दिखती है, फिर गर्मी निकलती है, लाइट उसका प्रकाश होता है, फिर उसकी फ्लेम पर वेपर निकलती है। तो ये सब नीचे से ऊपर जाता है। मतलब कि ऑक्सीजन और फ्यूल जब जलता है तब उसमें से वेपर निकली, उसके बाद थोड़ा सा प्रकाश निकला, उसके बाद उसकी गर्मी निकली, उसके बाद उसकी जोत दिखाई दी, उसके बाद धुआं निकला। तो हम लोग अलग अलग जो कंटेंट निकलते हैं उसके हिसाब से डिटेक्टर यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन पार्टिकल्स, ये सारी चीज इसमें से पैदा होती हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना है। अभी यहाँ समझ लीजिए कि एक फायर ट्रायंगल बोलते हैं। तो ट्रायंगल के लिए 3 बाजू बनाई गई हैं, जिसमें एक बाजू दहनशील पदार्थ मतलब का फ्यूल जो जलने वाला है, पर्याप्त ऑक्सीजन मतलब हवा, और दूसरा है हीट जो गर्मी बोलते हैं हम लोग। वो 3 चीज की मिलते ही एक ट्रायंगल बनता है और उसी से ही आग लगता है। अगर हम किसी एक को रिमूव करेंगे तो आग बुझ जाएगी। ये पिक्चर में समझ सकते हैं कि हमने ऊष्मा को दूर कर दिया, अभी बचा है दहनशील पदार्थ और पर्याप्त ऑक्सीजन। दोनों चीज है मगर ऊष्मा नहीं है तो आग नहीं लगेगी। ये दूसरा पिक्चर में देखिए, ऑक्सीजन निकाल दिया तो बचा है दहनशील पदार्थ और ऊष्मा, तो भी आग नहीं लगेगी। तीसरा पिक्चर है, दहनशील पदार्थ को बंद कर दिया
तो ऑक्सीजन बचा है और गर्मी बची है तो भी आग नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि तीनों में से कोई भी एक को दूर करते हैं तो अपने आप आग बुझ जाती है। अभी अगर आग एक बार जल जाती है तो उसके बाद अगर उसको चेन रिएक्शन बोलते हैं, अगर एक बार जलना चालू हो जाता है तो फैलती रहती है। तो उसके लिए किसी एक घटक को अलग करके बुझाया जा सकता है। कारखानों में जो अग्नि का कारण जो है किस लिए जलता है तो उसके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, तो उदाहरण देते हैं कि जैसे कि धूम्रपान निषेध लिखा है, किस लिए कि हम नहीं जानते हैं कि कारखाने के अंदर में कहाँ पर कौन सा केमिकल भरा है, कौन सी चीज़ आग लगने वाली है, वो सारी चीज़ का हमको पता नहीं है। तो कोई आदमी स्मोकिंग करता है तो उसके जरिए इग्निशन सोर्स मिलता है और आग लग जाती है। आदमी क्या करता है, सिगरेट जलने के बाद थोड़ा कुछ बचता है तो उसको कहीं उधर फेंक देता है, तो उससे आग फैलने का चांसेस है। दूसरा बात है, कारखाना के अंदर में सफाई बराबर नहीं है। मतलब कि कोई मैकेनिकल का आदमी काम करता है, अपना कॉटन वेस्ट कहीं फेंक देता है, कागज़ की रद्दी कागज़ पड़ा है, कचरा पड़ा है मशीन के आसपास, मशीन के आसपास मशीन के आसपास जो पड़ा है, तो वो चीज़ आग लगने के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी देखो कि कारखाना में ओपन फ्लेम मतलब कहीं भी कोई केमिकल गर्म करते हैं या तो कहीं भी जैसे बिटमेन मास्टिक एसिड प्रूफिंग वर्क करते हैं तो उधर में ओपन फ्लेम होता है। कहीं भी हॉट वर्क चलता है, फैब्रिकेशन वर्क चलता है तो उधर में ओपन फ्लेम होता है। कहीं भी आप स्टीम लाइन जा रही है तो स्टीम लाइन के ऊपर में कपड़ा अगर पड़ा हुआ है तो अपने टेम्परेचर पे आता है तो कपड़ा भी जलने का चांसेस है। तो ये सारी चीज़ जो है वो चिंगारी खड़ी कर सकता है और कभी भी आग लग सकती है। तो बात बहुत ध्यान रखिए कि ये बहुत खतरे वाला चीज़ है। तो ओपन फ्लेम है वो डेंजरस चीज़ है कारखाने के लिए, तो उसको कम से कम सावधानी का प्रयोग करिए। विद्युतीकरण जो है, इलेक्ट्रिकल का फॉल्ट बोलते हैं। एक सॉकेट के अंदर में एक से ज़्यादा अगर इक्विपमेंट का लोड लिया गया है तो भी ओवरलोड सर्किट हो जाए। अगर एमसीबी ईएलसीबी का प्रयोग नहीं किया है तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है। अगर कोई मशीन के ऊपर ज़्यादा दबाव बनाया जाता है तो भी आग लग सकती है। मशीन का अगर फॉल्टी होता है उसको यूज करते हैं तो भी चिंगारी हो सकती है। अगर कटिंग चीज़ होती है, एक्सो कटिंग, उसको कटिंग करते हैं, अगर ओवर हीटिंग होता है तो भी वो गर्मी पैदा करता है। ऐसा इलेक्ट्रिकल में जो केबल होता है उसकी साइज भी फिक्स होती है। केबल के अंदर में ओवरलोड अगर यूज करेंगे तो कभी भी केबल का इंसुलेशन जल सकता है और उसकी वजह से आग लग सकता है। रिले, पैनल बोर्ड के अंदर जो रिले होती है उसको सही एम्पियर पे सेट करना पड़ता है। अगर एम्पियर की कैपेसिटी बराबर सेट नहीं किया है तो मोटर जलने का चांसेस है और उससे आग लग सकता है। आप देख सकते हैं कि आग जो है वो रासायनिक प्रक्रिया जो है वो चेन रिएक्शन है। एक बार जलता है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को गर्म करता है और उसका आग प्रसरने का कारण हो जाता है। इसलिए आग शुरू में जैसे चालू होती है तुरंत उसको बुझाना चालू कर दीजिए और उसको कंट्रोल ले लीजिए। आग के प्रकार देखते हैं हम लोग। तो एक ग्रुप का आग जिसमें लकड़ी, कागज, कपड़ों इत्यादि से उत्पन्न वाली आग बोलते हैं। बी ग्रुप की आग है वो ज्वलनशील तरल, पेट्रोलियम, पेंट, तेल इत्यादि से उत्पन्न आग। सी ग्रुप की आग जो है वो गैस फायर बोलते हैं, जैसे कि एलपीजी, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, एमोनिया इत्यादि से उत्पन्न आग। डी ग्रुप, दोस्तों आप जानते हैं कि डी ग्रुप मतलब कि मेटल फायर। मेटल फायर में मेटल कौन सी आती है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इत्यादि से उत्पन्न आग। तो उसके लिए स्पेशल पाउडर आता है, उसको टीईसी पाउडर बोलते हैं। एक ई ग्रुप का आग है, अभी उसको कंबाइन कर दिया है, तो बिजली से आग होती है, उसको ई ग्रुप में उपयोग करते हैं। बिजली में ज़्यादातर हम लोग डीसीपी यूज करते हैं और CO2।
CO2 कब यूज कर सकते हैं? जब पावर बंद है तब। DCP यूज कर सकते हैं, मगर DCP यूज करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के अंदर में पाउडर घुस जाता है, तो उसके बाद सफाई करके फिर से चालू करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम DCP का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रिकल फायर लगती है तो पावर सप्लाई बंद करो, बंद करने के बाद CO2 का यूज कर सकते हैं। CO2 के अंदर जो हॉर्न होता है अपना फायर एक्सटिंग्विशर का, तो हॉर्न का हैंडल पकड़ के ही इस्तेमाल करिए, बाकी चिल्ड मॉइस्चर की वजह से आपको करंट लगने की चांसेस लग सकती हैं। अभी आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल दिया है। फायर एट ऑयल डेपो इन जयपुर, उसमें ऑयल डेपो के अंदर में आग लगी थी, तो तैलीय पदार्थ है तो ग्रुप बी में आएगा। अब सी ग्रुप में जैसे पेट्रोलियम गैस है, LPG है, हाइड्रोजन एमोनिया, एमोनिया बुलेट है, तो एमोनिया का इग्निशन टेम्परेचर 650 डिग्री है, तो वो चेन रिएक्शन से जलता है। तो ये पिक्चर से समझाने की कोशिश किया है। डी ग्रुप, जिसके अंदर में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इत्यादि से आग जो लगती है उसके लिए यूज करते हैं। उसके अंदर TEC पाउडर होता है। ई ग्रुप बिजली फिटिंग, बिजली उपकरण अतिरिक्त उत्पन्न, आपको एग्जाम्पल दिया गया है। कुछ प्लग एक ही सॉकेट के अंदर में 4-5 प्लग का इस्तेमाल किया है, जो आग के लिए कारण बन सकता है। ये प्रेशराइज एक्सटिंग्विशर जो है, आजकल बाजार में ABC टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है, जिसके अंदर प्रेशराइज होता है। तो जिस अंदर में प्रेशराइज होने की वजह से आप उसके ऊपर इंडिकेशन देख सकते हैं कि कितना भरा हुआ है, कितना खाली है। अगर रेड इंडिकेशन दिखाता है तो उसको भरवाना पड़ता है, और उसकी चलाने की एक मेथड है, उसको पास मेथड बोलते हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर CO2, DCP वगैरह के एक्सटिंग्विशर का आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, आप पिक्चर से समझ सकते हैं। एक प्रकार ऐसा होता है जिसको फोम बोलते हैं, जो केमिकल के ऊपर यूज करते हैं। AFFF, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम, जो केमिकल के ऊपर में फ्लोटिंग करता है, ऊपर झाग बनाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है और आग बुझ जाता है। तो AFFF, अल्कोहलिक फोम 2 प्रकार, और मैकेनिकल फोम 3 प्रकार के फोम होते हैं, जो 6%, 3% के मात्रा में उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 टाइप, CO2 जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसका हाइड्रो टेस्ट 5 साल में एक बार करना पड़ता है, और DCP टाइप का एक्सटिंग्विशर होता है, उसको 3 साल में हाइड्रो टेस्ट किया जाता है। हाइड्रो टेस्ट जरूरी है, क्योंकि कभी अंदर अंदर मैकेनिकल प्रेशर जो बनता है या तो केमिकल प्रेशर बनता है, तो वर्किंग प्रेशर 25 kg जो बनता है, तो उसको विस्टैंड करने की ताकत होना चाहिए। तो हाइड्रो टेस्ट 35 kg पे किया जाता है। तो खास ध्यान रखिए कि गैस सिलेंडर रूल्स के मुताबिक उसको हाइड्रो टेस्ट करना जरूरी है। यहाँ पर हेलोजन अग्निशमक, तो अभी ऑटोमेटिक सिलेंडर जो आते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अननोन जगह पे जहाँ स्टोरेज करते हैं केमिकल, या तो फिर उसको क्या बोलते हैं अपना वेयर हाउस, वेयर हाउस के अंदर में जहाँ पर अलग अलग मात्रा में चीज वस्तुओं का संग्रह किया जाता है, उधर में ऑटोमेटिक टाइप एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। ये फायर ब्लैंकेट पिक्चर में देख सकते हैं। फायर ब्लैंकेट बहुत उपयोगी चीज है। जहाँ पर छोटी आग लगती है तो आप उसके ऊपर तुरंत फायर ब्लैंकेट लगा दो, तो ऊपर से एयर कंट्रोल हो जाएगी और फायर बुझ जाएगा। कभी कभी हॉट वर्क करते हैं तो फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल करते हैं। फायर ब्लैंकेट से बैरिकेशन होता है, जहाँ आग लगती है और आग लगने वाली सामान है, दोनों के बीच में बैरियर बनता है, जिसकी वजह से आग फैलने का चांसेस नहीं रहता है। आग लगने न दीजिए, क्योंकि बुझानी न पड़े। तो हम लोग प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कोई भी चीज हो जाती है उसके बाद कंट्रोल क्यों करेंगे। आग लगने से पहले ही उसको
कंट्रोल कीजिए या तो फिर लगने ना दीजिए, तो अपने को टेंशन नहीं रहेगा। यहाँ पर कुछ सुझाव दिए गए हैं, आप शांति से पढ़ सकते हैं। अगर आग लगी जाए तो क्या करेंगे, तो उसके लिए पास मेथड बोलते हैं। तो पास मेथड के अंदर में पुल, एम, स्क्रीन एंड स्वीप। तो यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, पिन पहले निकालनी है, फिर लीवर दबाना है, जहाँ पर आग लगी है उसका बर्न पॉइंट पे लगाना है, निशान पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे उसको बुझा सकते हैं। आग बुझाने के लिए क्या क्या जरूरी बातें हैं वो आप उसमें देख सकते हैं, पिक्चर में ये आपको दिया गया है। अभी फायर हाइड्रेंट सिस्टम क्या होती है, तो फायर हाइड्रेंट सिस्टम में एक पंप हाउस होता है। पंप हाउस के अंदर में एक जॉकी पंप, एक मेन पंप और एक इलेक्ट्रिकल पंप, बराबर। तो मेन पंप के अंदर दो पंप है, इलेक्ट्रिकल पंप और डीजल पंप। जॉकी पंप की कैपेसिटी होती है 10.800 मीटर क्यूब पर आवर, और उसका हेड होता है 80 मीटर हेड। और मेन पंप जो होता है वो 171 मीटर क्यूब पर आवर। कई जगह पे ज़्यादा अगर लोड है तो 273 मीटर क्यूब पर आवर, उसका भी हेड 80 मीटर का होता है। और वाटर कैपेसिटी इतना होना चाहिए कि 3 गुना पंप की कैपेसिटी से होना चाहिए। यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, स्टैंड पोस्ट बनाया गया है, फोम मॉनिटर बताया गया है, वाटर होस का पिक्चर बताया गया जैसे वो समझ पाओ, सक्शन होस, डिलीवरी होस और पोर्टेबल फायर मॉनिटर। दोस्तों थैंक यू फॉर पेशेंस। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए।